अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो है गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हिल्टन नावल की समरी के हवाले से। इस वीडियो में मैंने आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स की कंप्लीट समरी से रिलेटेड लेक्चर देना है। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट आपको पता है कि हम समरी करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स की। तो जब आपको कहा जाता है कि आप इस किताब, चाहे वो नॉवल की बुक है, ड्रामा की बुक है या सिंपल एक पोइट्री की किताब है, आप उसकी समरी लिखें, या एक शॉर्ट स्टोरी है या ऐसे हैं या कोई एक सिंपल पैराग्राफ है। जब आप उसको समरी में करते हैं तो आप उसके बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली समरी क्या होती है? समरी बेसिकली एक स्केच होता है, एक ओवरव्यू होता है, एक रिव्यू होता है, या आप कह सकते हैं कि पूरी जो बॉडी है ना उसका एक स्केलेटन होता है, मेन पार्ट होता है। सो जब भी आप समराइज करते हैं किसी भी नॉवल को, तो आप आप उसके राइटर को डिस्क्राइब करते हो, और इसके अलावा बुक के टाइटल को डिस्क्राइब करते हैं। देन हम जो नॉवल की सेटिंग है, मेन पॉइंट्स हैं, उनको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं, लिख देते हैं, बयान कर देते हैं, तो ये समरी हो जाती है। तो आज भी हमने नॉवल मिस्टर चिप्स की यही बात करनी है। हमने उनके राइटर के हवाले से बात करनी है कि उनके राइटर एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। देन बुक का जो टाइटल है उस पर बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि जेम्स हिल्टन ने किस से इंस्पायर होकर, क्या ऐसी सिचुएशन थी जिससे इंस्पायर होकर ये किताब लिखी, और इस नॉवल में क्या है, इसकी सेटिंग क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, हम ये आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ओके, जो फर्स्ट है, जैसे कि आपको पता है, इस नॉवल को लिखा है जेम्स हिल्टन ने, जो कि एक स्क्रीन राइटर और नॉवलिस्ट हैं। अच्छा, अब इनको स्क्रीन राइटर क्यों कहा जाता है? स्क्रीन राइटर इनको इस वजह से कहा जाता है कि इन्होंने हॉलीवुड के लिए बहुत से स्क्रीन प्लेज लिखे जिनको टीवी में ब्रॉडकास्ट किया गया, तो इस वजह से हम इनको स्क्रीन राइटर के तौर पर भी जानते हैं। और देन ये नॉवलिस्ट, लेकिन जो इनका बेसिक ऑक्यूपेशन था वो एज ए नॉवलिस्ट था। जेम्स हिल्टन 1900 में पैदा हुए, 1954 में उनकी डेथ हो जाती है। चले, आपको अंदाज़ा हो गया होगा 1900 में अगर पैदा हुए हैं, 1954 में उनकी डेथ होगी, तो उनकी बहुत जो ज़िंदगी है वो काफ़ी, उसका दौरानिया कम ही था। 54 ईयर्स के थे जब उनकी वफ़ात होगी। उनकी डेथ का कॉज यही था कि वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते थे, हैवी स्मोकर थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और चले गए। चले, एज ए नॉवलिस्ट हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जेम्स हिल्टन को। ओके, अब यहाँ पर है कि ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। ये उस वक्त लिखा गया जब हिटलर का दौरे हुकूमत था, जब हिटलर अपने पावर में था। ओके, अब जेम्स हिल्टन 1900 में वो पैदा हुए हैं, और 1920 में उनका फर्स्ट नॉवल आ गया जिसका नाम था कैथरीन हरसेल्फ। 1920 में उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा। देन जेम्स हिल्टन ने 1922 में स्टॉर्म पैसेज लिखा। देन 1924 में जेम्स हिल्टन ने द पैशनेट ईयर्स लिखा। 1925 में एक और इनका नावल आ गया, डॉन ऑफ रेकनिंग। 1926 में एक और नावल इन्होंने लिखा, मिडोज ऑफ द मून। 1927 में इन्होंने एक और नावल लिखा, टैरी। 1928 में द सिल्वर फ्लेम्स। 1931 में मर्डर एट स्कूल। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें, 1920 टू 1931, ये 11 ईयर्स हैं, 11 साल का अरसा है, जिस दौरान इसकी एक सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स इन्होंने लिखे, इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, ठीक है। लेकिन इन किताबों में इन्हें इतनी ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं मिला, इतनी शोहरत नहीं मिली। 1931 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है एंड नाउ गुड बाय। नाउ गुड बाय इन्होंने 1931 में लिखी। अब ये किताब इन्होंने दोबारा पब्लिश की। ओके, इस किताब को दोबारा पब्लिश किया गया न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, और इसका नेम चेंज कर दिया गया और उसका नेम रख दिया गया गुड बाय मिस्टर चिप्स। ओके, और फिर ये किताब दोबारा रिप्रिंट हुई, सॉरी, ये नॉवल जो था किताब की शक्ल में, इसको दोबारा रिप्रिंट किया गया 1934 में। तब जब ये नॉवल बना तो ये नोवेला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ऑडियंस नहीं, रीडर्स ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा इस बुक को, और 2 दफ़ा इस नॉवल पर मूवीज़ बनी। सो हम कह सकते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का फेमस
ओके, हम कह सकते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का फेमस एंड बेस्ट लव्ड नॉवल है। ओके, अब हम बात करते हैं ये नॉवल, इसका थीम क्या था, ये इसका किस चीज़ के बारे में है। ओके, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है इस नॉवल का, किस चीज़ के बारे में, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये एक स्कूल टीचर की कहानी है। ये एक बायोग्राफिकल नॉवल है एंड इट डील्स विद द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स इन रेट्रोस्पेक्ट। Okay, when the book opens, he is an old man of 85 years old, but he is still healthy and fit, and what is more important, he is in perfect peace with life. Okay, तो ये मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर हैं, उनकी बायोग्राफी के ऊपर है। बेसिकली नॉवल फिक्शन होता है, ये भी एक फिक्शनल नॉवल है। तो यहाँ ये एक अफसाना है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मिस्टर चिप्स का करैक्टर है वो भी एक इस अफसानवी किरदार है। ओके, अब वो कहता है कि जो मिस्टर चिप्स हैं, जो स्कूल टीचर हैं, ये उन्होंने ब्रुकफील्ड में काम किया। ब्रुकफील्ड में उन्होंने जो ब्रुकफील्ड क्या है, एन ओल्ड ग्रामर स्कूल वेयर मिस्टर चिप्स वर्कड एज ए टीचर फॉर अबाउट 45 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर ब्रुकफील्ड एक अदारा है, एन ओल्ड ग्रामर स्कूल है, जहाँ पर मिस्टर चिप्स ने एज ए स्कूल टीचर 45 ईयर्स काम किया एंड अल्टीमेटली रोज टू बी इट्स हेड। और अल्टीमेटली क्या हुआ, इसके हेड बने। कैसे बने ये आगे हमें पता चलेगा। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, मिस्टर चिपिंग जो हमारे करैक्टर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल के, वो मिस्टर चिपिंग है और उनका निक नेम मिस्टर चिप्स है। हिल्टन ने ये बुक किससे इंस्पायर होकर लिखी? हिल्टन ने ये बुक अपने फादर से इंस्पायर होकर लिखी है, जो खुद भी एक स्कूल टीचर थे और बाद में वो हेड मास्टर बने थे। ओके ओके, अब हम सेटिंग ऑफ द नॉवल की तरफ आते हैं। यहाँ पर बताया गया, अच्छा एक बात याद रखनी है आपने, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है, ये एक बायोग्राफी है, ठीक है, जिसमें मिस्टर चिप्स की कंप्लीट लाइफ को डिस्क्राइब किया गया, बयान किया गया है, उनकी सोचों को, उनके हालात। यानी कि ये मिस्टर चिप्स की जो जब ये नॉवल शुरू होता है ना, उस वक्त मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड में काम नहीं करते, पढ़ाते नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। ओके, और उन्होंने ब्रुकफील्ड के पार, सड़क के पार एक घर का कमरा किराए पे लिया हुआ है, वहाँ पर रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, वो काफ़ी एजिड हैं, 85 ईयर्स के हैं, लेकिन फिर भी वो सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। कभी कभी टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कि उनको कोई बीमारी है, बल्कि इस वजह से कि उनके पास करने को कुछ काम नहीं होता, इस वजह से। ओके, और वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं, रिटायरमेंट। अब वहाँ पर जैसे जैसे ये नॉवल जो हमारी बुक है आगे बढ़ती जाएगी, मिस्टर चिप्स की जो यादें हैं, मिस्टर चिप्स नॉस्टैल्जिया में जाएंगे, अपनी माजी की यादों को याद करेंगे। वो अपना सबसे पहला वो याद करेंगे कि वो अपनी जवानी को याद करेंगे, फिर अपनी मिडिल एज को याद करेंगे, अपनी मैरिज लाइफ को याद करेंगे, फिर जो उनका अभी बच्चों के साथ जो कनेक्शन है उसको याद करेंगे। इस तरह ये नॉवल आगे बढ़ता है। ओके, इसको हम रेट्रोस्पेक्ट कहते हैं, फ्लैशबैक। ओके, यहाँ पर वो नॉवल में सेटिंग है नॉवल की, मिस्टर चिप्स स्पेंड्स हिज यूथ एंड एंटायर अडल्ट लाइफ वर्किंग फॉर ब्रुकफील्ड स्कूल। मिस्टर चिप्स ने अपनी जवानी और पूरा जो अडल्ट एज है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में काम करते हुए गुजारा है, जो एक फिक्शनल प्रीपैरेटरी स्कूल है। ओके, फिक्शनल आपको पता है, अफसानवी। प्रीपैरेटरी किसको कहते हैं? ओके, यहाँ पर प्रीपैरेटरी वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को, जब बच्चा 13 साल का होता है, 13 साल के बच्चे को एडमिट किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है उन स्कूल्स में। और उन स्कूल्स में बोर्डिंग हाउसेस होते हैं, एजुकेशन होती है, चर्चिज़ होते हैं, बच्चों को इबादत करना सिखाई जाती हैं, खेलों वगैरह का बंदोबस्त होता है। यानी कि कंप्लीट जो बच्चे की एक ज़रूरियात होती है और जो तरबियत के लिए जो चीज़ें जो ज़रूरत हो, जिस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो पूरा इन्वायरमेंट उस स्कूल में दिया जाता है, उसको प्रीपैरेटरी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, अब इंग्लैंड में इस तरह के स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, हैरो, ठीक है, और भी बहुत से स्कूल्स हैं, प्रीपैरेटरी स्कूल्स हैं। तो यहाँ पर जो ब्रुकफील्ड है, ये कोई ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन नहीं है इंग्लैंड में, ये एक फिक्शनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर साउथ ईस्ट इंग्लैंड में ये स्कूल वाक़या है। ओके, द एपिसोडिक नॉवल इज, ओके, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट हम करते हैं, द एपिसोडिक नॉवल इज लीनियर विद नो ड्राइविंग प्लॉट।
इसमें यह है कि ये जो नॉवल है एपिसोडिक नॉवल है, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ओके, इस तरह ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ ये नॉवल आगे बढ़ता है। तो विद नो ड्राइविंग प्लॉट, इसमें कोई इस तरह खासा प्लॉट नहीं है, यानी कि जो जितने भी इवेंट्स हैं इस नॉवल में वो सारे मिस्टर चिप्स की यादें हैं, वो मिस्टर चिप्स की मेमोरीज हैं। Okay, major events take place inside of Mr. Chip's head and the story progresses based on the impact Mr. Chips had on several students। और स्टोरी किस तरह प्रोग्रेस करती है, वो उसकी जो प्रोग्रेस है स्टोरी की वो बेस करती है कि मिस्टर चिप्स का अपने स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट था, क्या इम्प्रेशन था, उनके स्टूडेंट्स उनको क्या समझते थे, उनके किरदार, उनकी पर्सनालिटी को किस तरह लेते थे, ये चीज़ है। इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। हिल्टन रिलायंट ऑन ऑमनिसेंट थर्ड पर्सन वॉइस। ओके, यहाँ पर बात कर रहा है ऑमनिसेंट मतलब थर्ड पर्सन, सारे का सारा जो रिलाई किया है ना हिल्टन ने वो थर्ड पर्सन वॉइस में किया है। ओके, विच कीप्स द रीडर इन मिस्टर चिप्स स्ट्रीम ऑफ मेमोरीज। अब हिल्टन ने रीडर को मिस्टर चिप्स की यादों में ही रखा है। ओके, ही आल्सो रिलाइड ऑन डायलॉग फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स, ओके, टू डेमोन्स्ट्रेट द अफेक्शन दैट द स्टूडेंट्स हैड फॉर मिस्टर चिप्स। ओके, अब यहाँ पर हिल्टन ने जो सारे का सारा जो नॉवल है उसको कैसे प्रोग्रेस किया है, कैसे आगे लेके आया है, मिस्टर चिप्स की यादें हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग्स हैं, और जो स्टूडेंट्स की अफेक्शन है टुवर्ड्स मिस्टर चिप्स, इन चीज़ों के ज़रिए हिल्टन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रीडर को पहुंचाया है। ओके, इसने कभी भी हिल्टन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं किया या कोई पॉइंट नहीं दिया। ओके, अब यहाँ पर जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा मिस्टर चिप्स वाज बोर्न इन लंदन इन 1848। अब ये आपने याद रखने हैं क्योंकि ये जो जितने पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स आपको पता है आपके बोर्ड में क्वेश्चन आंसर्स ही तो आपसे पूछे जाएंगे और वो ही बेसिक चीज़ है। सही, तो उनकी अच्छी तैयारी करने के लिए बेहतर पहला तो ये स्टेप है कि आपको समरी पता होनी चाहिए, पूरे नॉवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करैक्टर्स का पता होना चाहिए, इवेंट्स का पता होना चाहिए, डेट्स याद होनी चाहिए और करैक्टर्स के नेम्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ओके, यहाँ पर मिस्टर चिप्स का बताया गया है कि 1848 में वो पैदा हुए हैं। वन ऑफ हिज फर्स्ट मेमोरीज इज विजिटिंग द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851, ए वर्ल्ड फेमस इवेंट दैट solidified London as a world class city। ओके, अब यहाँ पर एक चीज है जो मिस्टर चिप्स की नॉवल में सबसे पहली मेमोरी है ना वो ग्रेट एग्जीबिशन से रिलेटेड है। ओके, अब ग्रेट एग्जीबिशन आपको मैंने बताया है कि मिस्टर चिप्स एक फिक्शनल किरदार है, ओके, फिक्शनल कैरेक्टर है, और ब्रुकफील्ड भी एक फिक्शनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इस नॉवल में जो इवेंट्स है ना कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो रियल लाइफ में भी हुए थे, जैसे कि ग्रेट एग्जीबिशन का इवेंट है। ओके, ग्रेट एग्जीबिशन क्या है? बेसिकली इट वाज एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन organized by Queen Victoria's husband Prince Albert in 1851। ओके, अब ये इस एग्जीबिशन ने मोर देन 6 मिलियन विजिटर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्ट किया था, और इस तरह जो लंदन है दुनिया में एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर सामने आया था। ओके, इस तरह लंदन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था ग्रेट एग्जीबिशन की वजह से। और मिस्टर चिप्स उस वक्त 3 साल के थे जब इन्होंने ग्रेट एग्जीबिशन को अटेंड किया था। तो मिस्टर चिप्स ने जब ये मेमोरी उनके माइंड में आती, जब वो याद करते हैं ग्रेट एग्जीबिशन को, ये पहली याद है जो उनके माइंड में थी। यानी कि अब देखें एक 85 साल का बूढ़ा है और काफ़ी बूढ़ा, उसको पता है कि 3 साल का था जब मैंने ग्रेट एग्जीबिशन अटेंड की थी। तो मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि शायद अब इस दुनिया में मैं आखिरी इंसान बचा हूँ जिसने ग्रेट एग्जीबिशन को अटेंड किया था। ओके, ये मेमोरी मिस्टर चिप्स के माइंड में आती है। अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स फिर याद करते हैं, फिर दोबारा मिस्टर चिप्स अपनी यादों में जाते हैं और याद करते हैं 1870 के दौर को याद करते हैं जब मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड में हायर किया गया था, जो कि एक क्या था, ग्रामर स्कूल था, प्रिपैरेटरी स्कूल था बॉयज़ के लिए, जहाँ पे सिर्फ लड़कों को तालीम दी जाती थी। ओके, अब यहाँ पर उसके बाद नॉवल में डिस्क्रिप्शन आएगी ब्रुकफील्ड क्या है, ब्रुकफील्ड कहाँ पे लोकेट करता है, ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग कैसी है, ब्रुकफील्ड इस्टेब्लिश कब हुआ, बिल्ड कब हुआ, उसकी रैपो क्या थी, उसका स्टेटस क्या था। नॉवल में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें ब्रुकफील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर कहा जाता है द स्कूल इज वेल रिस्पेक्टेड बट नॉट पर्टिकुलरली प्रेस्टिजियस। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल जो है
द स्कूल इज़ वेल रिस्पेक्टेड बट नॉट पर्टिकुलरली प्रेस्टिजियस। अब ये जो स्कूल है ब्रुकफील्ड, ये एक अच्छा स्कूल है, सेकंड रैंक का स्कूल है, बट नॉट पर्टिकुलरली प्रेस्टिजियस, लेकिन बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कोई हाई क्लास स्कूल नहीं है। ओके, हैरो के मुकाबले का नहीं है, सेकंड रैंक का एक अच्छा स्कूल था ब्रुकफील्ड। ही इज वेरी enthusiastic going in and the boys respond to his caring demeanor while acknowledging he is inexperienced. Okay, अब वो कहता है उसने बड़ा enthusiastically यानी कि energetically जोशो खरोश से ज्वाइन कीजिए अपना जॉब को। अब जो बॉयज़ ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो कहते हैं उसका जो केयरिंग डैमनेयर था उसको एक्नॉलेज किया बॉयज़ ने, और बॉयज़ ने ये कहा कि हाँ, ऑल्दो ये इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको ये भी पता था, दे ऑल्सो परसीव का मतलब थिंक हम कह सकते हैं, ही इज़ नॉट एथलेटिक, वो ये भी समझते थे कि वो कोई एथलेटिक कोई खिलाड़ी नहीं है, गुड एट मोस्ट गेम्स, और कुछ इतना ज़्यादा गेम्स में भी कोई अच्छा नहीं है, और स्कॉलिस्टिकली गिफ्टेड, और ना ही उसके पास कोई बहुत ज़्यादा इल्म है। स्टिल, इसके बावजूद द बॉयज लाइक हिम डिस्पाइट हिज डिसहेल्प्ड अपीयरेंस एंड नॉन स्क्विटर्स। इसके बावजूद जो लड़के हैं उसकी जो डिसहेल्प्ड अपीयरेंस है उसको लाइक करते थे, यानी कि जैसे कि अब उनकी उसकी अपीयरेंस, वो इतना कोई साफ सुथरा नहीं होता था, ठीक है, थोड़ी इतनी टाइडी अपीयरेंस नहीं थी मिस्टर चिप्स की। ओके, और इतना कोई डिसिप्लिन भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो लड़के हैं स्कूल के वो इसको पसंद करते थे। ओके, वेदर बेस्ड एडवाइस अगला टॉपिक है। ओके, जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगा हमें वेदर बे के बारे में पता चलेगा। वेदर बे कौन थे? वेदर बे ब्रुकफील्ड के 1870 में मिस्टर चिप्स को जिसने हायर किया था वो वेदर बे हैं। वेदर बे ने मिस्टर चिप्स को, जो स्कूल ब्रुकफील्ड के हेड मास्टर थे, उन्होंने मिस्टर चिप्स को हायर किया था, जॉब दी थी, और उन्होंने मिस्टर चिप्स का जब इंटरव्यू लिया था, मिस्टर चिप्स को वो अभी तक याद है इंटरव्यू। ओके, अच्छा, एक बात याद रखनी है, मिस्टर चिप्स की मुलाकात वेदर बे से एक दफ़ा ही हुई थी, एक ही मुलाकात हुई थी। ओके, जब वेदर बे 1870 में, अब वेदर बे का जो करेक्टर है ना उसकी भी एक हिस्ट्री बयान की गई है। 1840 में वेदर बे ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, और वेदर बे के दौर में ब्रुकफील्ड ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था, बहुत प्रॉस्पर किया था, बहुत अच्छा स्टेटस लिया था। ओके, एजुकेशन वाइज। तो वेदर बे ने जब मिस्टर चिप्स को हायर किया तो उन्होंने वेदर बे को मिस्टर चिप्स को एडवाइस किया था कि आपने पहले एक साल, अब यहाँ पे नॉवल में बताया गया मिस्टर चिप्स ने जब अपनी तालीम मुकम्मल की तो उसके बाद उन्होंने एक साल मेलबरे में पढ़ाया था। मेलबरे जो स्कूल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मेलबरे में पढ़ाया है, तो अब मेलबरे में मिस्टर चिप्स का डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, उनको वहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, उनको वहाँ का माहौल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को में ज्वाइनिंग दे दी थी। अब वेदर बे ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें पता था, उन्होंने मिस्टर चिप्स को एडवाइस किया था, द हेड मास्टर कोचिस का मतलब गाइड चिप्स टू डिसिप्लिन द बॉयज विद ग्रेटर फोर्स, कि वो बच्चों का डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करे। बिकॉज चिप्स ही हु इज़ वेरी काइंड हार्टेड, क्योंकि चिप्स बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, दिस डजंट कम इजीली, और ये उसके लिए इतना आसान नहीं था। ये वेदर बे की एडवाइस थी। मिस्टर चिप्स एज ए टीचर। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे जैसे नॉवल प्रोग्रेस होगा मिस्टर चिप्स अपनी याद, ये जो एज ए टीचर वो कैसे थे, क्लासरूम में उनके साथ क्या इवेंट्स आए, स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने क्या, किस तरह उनका रिलेशन था, इस तरह की वो यादें नॉस्टैल्जिया में जाते हैं और रीडर को पता चलता है मिस्टर चिप्स के करैक्टर के बारे में। चिपिंग्स क्रेडेंशियल्स आर एवरेज, और यहाँ पे बताया गया है कि मिस्टर चिप्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खुसूसियात हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, वो कोई इतने ज़्यादा हाई क्लास नहीं है, वो एवरेज ही हैं। एंड हिज पैशन फॉर ग्रीक एंड लैटिन विच ही टीच इज़ मिनिमल। मिनिमल का मतलब क्या होता है? मिनिमल का मतलब नॉर्मल, मामूली। अब उनका जो पैशन है ग्रीक और लैटिन जिसको वो पढ़ाते थे, जो उनके मजमून थे, जो लैटिन लातीनी ज़ुबान, ग्रीक यूनानी ज़ुबान, ये जो जिनके लिए जिनको ये टीच करते थे स्कूल में, उन उन ज़ुबानों से मिस्टर चिप्स को कोई ख़ास लगाव नहीं था, इन मज़ामीन से मिस्टर चिप्स को कोई ख़ास लगाव नहीं था। ही व्यूज़ दैम एज डेड लैंग्वेजेस, वो इन ज़ुबानों को मुर्दा ज़ुबानें देखते थे। एंड थिंक्स द बॉयज वुड लर्न मोर फ्रॉम डिटेक्टिव नॉवेल्स, और मिस्टर चिप्स का ख्याल था कि बच्चे ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इनको सीखने की बजाय डिटेक्टिव नॉवेल्स अगर पढ़ लेते हैं तो ये ज़्यादा सीख जाएंगे। ओके, इन द ट्रेडिशनल सेंस ही इज़ नॉट एन अफेक्टिव
द ट्रेडिशनल सेंस ही इज़ नॉट एन अफेक्टिव टीचर। तो अगर कहा जाए तो सिंपल अल्फाज में तो वो कोई ज़्यादा अच्छे उस्ताद नहीं थे। येट लेकिन इसके बावजूद ओवर टाइम ही इम्प्रूव्स एंड बिकम्स ए फेवरेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बेहतरी आई और वो तालिब इल्मों के और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ब्रुकफील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके पसंदीदा बन गए। द कॉस्टिक ह्यूमर ही डेवलप्स लेटर इन लाइफ पुट्स एवरीवन ही मीट्स एट ईज। ओके, यहाँ पर क्या है, कॉस्टिक ह्यूमर क्या होता है, ऐसा मजाक जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, जिसका कोई हिडन मीनिंग होता है, इंटेलेक्चुअल सॉर्ट ऑफ ह्यूमर हम कह सकते हैं, कोई बेमानी मजाक लतीफे नहीं। ओके, इंटेलेक्चुअल। अब जो मिस्टर चिप्स की जो एज थी, जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती गई, उनके अंदर एक खूबी पैदा हुई कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ह्यूमरस थे। ओके, मजाक बड़ा अच्छा करते थे और हिडन उसका कोई मतलब भी होता था। तो इस सेंस ने मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा मकबूल कर दिया था और लोग जब भी उनसे मिलते थे तो बहुत इजीली उनके साथ घुल मिल जाते थे, कोई मोहतात नहीं होते थे वो लोग। In fact, generations of boys like to exchange jokes told by Mr. Chips with each other. Okay. अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस्टर चिप्स के ह्यूमर पे भी आएगा। ये मिस्टर चिप्स का जो ह्यूमरस साइड है ना, मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी की, इस पे एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। मिस्टर चिप्स एज ए टीचर और मिस्टर चिप्स का जो ह्यूमर है उस पर नोट लिखें, तो ये आपसे क्वेश्चन आता है, तो इसको माइंड में रख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर जनरेशन्स ऑफ बॉयज, जनरेशन्स यानी कि नस्ल दर नस्ल। अब जैसे कि ब्रुकफील्ड में कुछ बच्चे सीनियर हैं, कुछ जूनियर। जो सीनियर है ना वो जूनियर्स को बताते हैं कि मिस्टर चिप्स का ये मजाक था, मिस्टर चिप्स ये मजाक करते थे, और वो इसमें जब उनके जोक्स को एक्सचेंज करते थे मिस्टर चिप्स के, तो वो इसको एंजॉय किया करते थे। ओके, अब फिर इसके बाद मिस्टर चिप्स इसी तरह बैठे होते हैं, हाथ में चाय का कप लिए और याद कर रहे होते हैं कि मेरा जो क्लास का पहला दिन कैसा था। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स रिकॉल्स हिज फर्स्ट डे ऑफ क्लास। मिस्टर चिप्स अपनी क्लास का पहला दिन याद करते हैं जब उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था और पहला दिन था उनका एज ए टीचर। उन्होंने क्लास जब ली थी तो क्या उनके साथ हुआ था। ए बॉय लॉस्ट नेम कॉली ड्रॉप्ड हिज डेस्क कवर विद ए ग्रेट वैक एंड मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम बाय असाइनिंग 100 लाइन्स फॉर हिज मिसबिहेवियर। ओके, अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स याद करते हैं, वो कहते हैं कि 500 बच्चों का क्लासरूम था, यानी कि 500 बच्चे थे क्लासरूम में, और क्लासरूम में वार्निश की स्मेल थी, फर्नीचर की जो वार्निश होती है उसकी स्मेल थी, और पीछे एक बड़ी सी घड़ी थी जो टिक टिक कर थी। मिस्टर चिप्स आते हैं तो कमरे में खामोशी छा जाती है और बच्चे उनकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे अभी अटैक कर देंगे, और मिस्टर चिप्स के जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी नर्वस हैं, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए उन्होंने अपने माथे पे तेवड़ी चढ़ाई हुई। और इसी असना में क्या होता है, एक बच्चा था जिसका नाम था कोली, सुर्ख बाल थे उसके, ठीक है, उसने क्या किया, मजाक से शरारत में अपने मेज़ का ढक्कन गिरा दिया और बड़े जोर की आवाज़ उससे पैदा हुई और पूरी क्लास हंसना स्टार्ट होगी। तो मिस्टर चिप्स ने क्या किया, उस बच्चे को पनिश के तौर पर, सजा के तौर पर 100 लाइनें लिखने के लिए दी, और इस तरह मिस्टर चिप्स का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था स्टूडेंट्स पर। He had no trouble with कोहली after that। इसके बाद मिस्टर चिप्स को कोहली ने कभी तंग नहीं किया। मिस्टर चिप्स also recalls, मिस्टर चिप्स ये भी याद करते हैं कि जब 25 साल बाद कोहली का बेटा स्कूल में आया था, उसको भी मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया था, कोहली के बेटे को, और फिर उसके बेटे के बेटे को भी मिस्टर चिप्स ने पढ़ाया था। तो ही इज रेवर्ड फॉर नेवर फॉरगेटिंग ए फेस। उसको पहचाना जाता था कि वो फेस कभी नहीं भूलता। मिस्टर चिप्स की एक खास बात थी कि वो स्टूडेंट्स के फेसेस को याद रखते थे। ओके, मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड, आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नॉवल में, तो आपको मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड के कनेक्शन के बारे में पता चलेगा कि मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड में क्या सिमिलैरिटी है, क्या दोनों में एक ही बात है। ओके, एज द ईयर्स प्रोग्रेस, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, मिस्टर चिप्स बिकम्स द ओनली टीचर, मिस्टर चिप्स वाहिद टीचर रह जाते हैं हु रिमेंबर्स व्हाट द स्कूल वाज लाइक इन इट्स अर्लियर डेज, जिसको ये पता हो कि जो ब्रुकफील्ड है वो अपने शुरू के दिनों में कैसा था। ही इज आल्सो द ओनली वन हु रिमेंबर्स हेडमास्टर वेदर बाय। अब ये वो सिर्फ यही ब्रुकफील्ड में सिर्फ एक वो टीचर मिस्टर चिप्स वो रह जाते हैं जिनको वेदर बे के बारे में पता था, हु हायर्ड हिम इन 1870, जिन्होंने मिस्टर चिप्स को 1870 में हायर किया था। अब इसका मतलब है मिस्टर चिप्स खुद ही एक ब्रुकफील्ड बन जाता है।
ओके, मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में जितने भी हालात और वाक़यात हुए उनको बहुत नज़दीक से देखा था, ऑब्ज़र्व किया हुआ था और वहाँ पे एज़ अ टीचर वो काम कर रहे थे उन दिनों में। तो हम कह सकते हैं ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स का बहुत गहरा ताल्लुक था। Okay, Mr. Chips looks at that period with nostalgia माजी की यादों को, because there was a sense of self respect and obligation. अब मिस्टर चिप्स उस सारे वक्त को, ब्रुकफील्ड के अर्ली डेज को, वेदर बे के ज़माने को और उसके बाद जो दौर था उसको उसको याद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उस दौर में जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी, उनमें अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से। तो अब वो ये सोचते हैं कि ये जो चीज़ें ना अब डिमिनिश्ड होती जा रही, डिमिनिश्ड यानी कि ख़त्म, डिक्रीज़ हो रही हैं विद द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जैसे-जैसे वक़्त बढ़ रहा है, जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है। ओके, मिसेस विकेट, देन यहाँ पर मिसेस विकेट का करैक्टर रिवील होता है। मिसेस विकेट चेक्स इन ऑन हिम पीरियडिकली। पीरियडिकली का मतलब होता है वक्फे-वक्फे से। ओके, अब मिसेस विकेट का जो करैक्टर है ये कौन थी? ये जो मिस्टर चिप्स जिस घर में रहते थे, जिस घर का कमरा उन्होंने किराए पे लिया था, वो जो घर था वो मिसेस विकेट का था। मिसेस विकेट ने भी ब्रुकफील्ड में काम किया हुआ था और वो वहाँ का लिनन रूम था उसकी इंचार्ज रही थी, और उसके बाद उन्होंने ब्रुकफील्ड में काम करना छोड़ दिया था और वो अपने घर में थी। और मिस्टर चिप्स जब रिटायर हुए तो उन्होंने वहीं पे मिसेस विकेट से ही एक कमरा किराए पे ले लिया और वहीं पे रहना स्टार्ट हो गए। तो मिसेस विकेट जो है मिस्टर चिप्स के साथ ही रहती थी और वक्फे से उनके कमरे में आती थी कि ये देखने के लिए कि, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ईफ़ इंसान थे मिस्टर चिप्स, तो कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। एंड शी कैन नॉट टेल इफ मिस्टर चिप्स इज क्राइंग और लाफिंग। जब वो उसके कमरे में आती हैं और मिस्टर चिप्स अपनी यादों में खोए होते हैं और जब यादों में जाते हैं मिस्टर चिप्स तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब मिसेस विकेट देखती हैं तो वो ये नहीं बता सकती कि मिस्टर चिप्स रो रहे हैं या हंस रहे हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी है कि मिस्टर चिप्स को खुद भी नहीं पता होता था कि ये जो उनकी आंखों में आंसू आते हैं ये खुशी के आंसू हैं या गम के आंसू हैं। ओके, अब Mr. Chips knew early on that he was not cut out for a leadership role. While trying to be a headmaster, he realizes his talents are better suited to a teaching. ओके, अब मिस्टर चिप्स को, जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थे, काफ़ी डिज़ायरस थे। ज़ाहिर सी बात है जो जवान खून होता है वो काफ़ी जोशीला होता है। तो मिस्टर चिप्स में भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा लगन थी और उनका ये प्लान था कि वो हेडमास्टर बनेंगे या किसी अच्छे स्कूल में, ब्रुकफील्ड से किसी अच्छे स्कूल में जाकर सीनियर टीचर बन जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनका टैलेंट है वो टीचिंग के लिए ही है और उनको ब्रुकफील्ड में ही टीचिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पर मिस्टर चिप्स मीटिंग्स विद बॉयज़, ये भी आपका जो नॉवल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी एक मेन पॉइंट है नॉवल का। तो वो कहते हैं मिस्टर चिप्स याद करते हैं हैविंग टी एंड डिस्कस विद हिज स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम रिमार्क दैट मिस्टर चिप्स वाज ए जॉली ऑर्डिनरी बैचलर। अच्छा, अब मिस्टर चिप्स जब रिटायर हो जाते हैं तो वो ब्रुकफील्ड के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होते, डिस्पैच नहीं हो जाते। वो वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के असातिज़ा को और अपने जो साबका जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाय पे बुलाया करते थे, उनको एज ए गेस्ट उनको सर्व किया करते थे, ठीक है। तो मिस्टर चिप्स इस ज़माने को भी याद करते हैं और जब स्टूडेंट्स उनसे मिलते हैं तो वो ये कम्प्लीमेंट्स दिया करते थे, ये कमेंट्स दिया करते थे कि मिस्टर चिप्स जो हैं बड़े ही जॉली किस्म के, बड़े खुशगवार हैं और एक टिपिकल बैचलर हैं, टिपिकल ऑर्डिनरी बैचलर जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब जो ऑर्डिनरी बैचलर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, तो इसके लिए ये है कि ब्रुकफील्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि मिस्टर चिप्स की शादी हुई थी, ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम कैथरीन ब्रिजेस था। जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त मिस्टर चिप्स की एज 48 इयर्स की थी और कैथरीन ब्रिजेस की एज 25 थी। अच्छा, अब मिस्टर चिप्स जब 48 इयर्स के थे तो उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी शादी होगी या वो कभी शादी करेंगे, लेकिन इत्तफाकन उनकी मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से हुई और उनकी शादी होगी। 1 साल ये शादी रही, ठीक है, और उसके बाद मिस्टर चिप्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनको क्यों कह रहे हैं कि ही इज़ ए ऑर्डिनरी बैचलर, वो इस वजह से कि मिस्टर चिप्स की जो वाइफ हैं कैथरीन ब्रिजेस वो शादी के 1 साल बाद ही फौत हो गई थी, ठीक है।
और इसके बाद मिस्टर चिप्स ने कभी शादी नहीं की, वो अकेले ही रहे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते थे कि मिस्टर चिप्स बैचलर हैं, कुंवारे हैं। इट पेन्स हिम दैट नो वन इज़ अलाइव टू रिमेंबर हिज वाइफ। ओके, तो ये चीज़ उनको बड़ा दुख देती है कि किसी को भी याद नहीं है कि उनकी एक बीवी थी जिसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। ओके, अब यहाँ पर चिप्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज, मिस्टर चिप्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी है वो शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद उनमें क्या चेंजेस आए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कैथरीन का क्या इन्फ्लुएंस था मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी पर। ओके, मिस्टर चिप्स वॉज स्लाइटली कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे बात हो रही है, स्लाइटली का मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा क्या थे, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल, तंग नज़र कह सकते या रवायती। ओके, एंड डिडंट लेट द बॉयज हैव टू मच फन इन क्लास, और क्लास में बच्चों को ज़्यादा फन नहीं करने देते थे, अपने साथ कोई घुलने मिलने नहीं दिया करते थे शादी से पहले। यानी कि आप कह सकते हैं मिस्टर चिप्स के जो स्टूडेंट्स हैं शादी से पहले उनकी इज्जत ज़रूर करते थे लेकिन उनसे एक मोहब्बत नहीं करते थे। ठीक है, आफ्टर ही मैरिज कैथरीन ब्रिजेस से शादी करने के बाद हिज व्यूज ब्रॉडन, उनके जो ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, वो वुसअत उनमें आई। एंड ही लूजेंस का मतलब थोड़ी सी रिलैक्स करना, थोड़ा सा लूज करना, थोड़ा सा कह सकते हैं ढील देना। हिज रूल्स इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम में उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन बच्चों के लिए रखी। कैथरीन फुल ऑफ चार्म, कैथरीन जो चार्म से भरपूर थी, जिंदगी से भरपूर थी। ऑल्सो विन्स द अप्रूवल ऑफ चिपिंग्स पीपल्स कहते हैं शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को। एंड हिज को वर्कर्स जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं। कैथरीन ब्रिजेस जो जिंदगी से भरपूर थी, उसने मिस्टर चिप्स के तुलबा, स्टूडेंट्स और उनके को वर्कर्स का दिल जीत लिया था, यानी कि उनके अप्रूवल्स को विन कर लिया था। ओके, अब यहाँ पर आगे कैथरीन ब्रिजेस की बात होगी कि कैथरीन ब्रिजेस की नेचर क्या थी, उसके वो कैसी खातून थी और उनकी डेथ कैसे हुई, और फिर मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट कैसे ली, उनकी रिटायरमेंट कब हुई, ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, कैथरीन नेचर को अब हम डिस्कस करते हैं। कैथरीन, जिसका नाम कैथी था, इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट मिस्टर चिप्स थॉट ही वांटेड इन ए वुमन। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथरीन के जो हैं ओपिनियंस क्या थे और मिस्टर चिप्स के नज़दीक एक खातून को कैसा होना चाहिए। वो क्या देखते हैं कि खातून क्या होती है, वो समझते थे मिस्टर चिप्स खातून को किन क्वालिटीज़ के साथ कैटेगराइज करते थे, करेक्टराइज करते थे। वो कहते थे एक खातून जो होती है ना, वो टिमिड होती है, कोवर्ड होती है, सेंसिटिव होती है, फ्रेजाइल होती है, वल्नरेबल होती है, डिपेंडेंट होती है। ओके, लेकिन जो कैथरीन है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। कैथरीन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखती थी, वो बहुत ज़्यादा लिबरल थी, ओपिनियनेटेड थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, इंडिपेंडेंट थी। ओके, तो वो इनकलाबी जो सोच है उस वक्त, उस दौर में इनकलाब आ रहा था, ठीक है, खातून को वोट देने का हक की बात की जा रही थी, तो कैथरीन इसको बिल्कुल डिफेंड करती थी, सपोर्ट करती थी, और मिस्टर चिप्स इसके ऑपोजिट थे। और औरतों को साइकिल चलाने की मुहिम चल रही थी, तो कैथरीन इसको सपोर्ट करती थी और मिस्टर चिप्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो आप कह सकते हैं मिस्टर चिप्स और कैथरीन के जो आइडियाज़ हैं, जो ख्यालात हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट थे। ओके, शी इज़ डीपली लिबरल एंड ओपिनियनेटेड, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो लिबरल आज़ाद ख्याल थी। हर पैशन ब्रिंग्स आउट ए विविशियस का मतलब जिंदा दिली। डॉर्मेंट साइड ऑफ मिस्टर चिप्स, डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट का मतलब होता है गैर फ़ाल, जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, अब वो कहते हैं जो कैथरीन की जिंदा दिली थी ना, उसने मिस्टर चिप्स की जो डॉर्मेंट साइड है, जो गैर फाल साइड है, उसको जगा दिया था। ठीक है, उसको ब्रिंग आउट किया था, उसको बाहर लेकर आई थी। विद हर बाय हिज साइड, अब मिस्टर चिप्स के साथ जब वो हुई तो मिस्टर चिप्स स्पीक्स मोर ओपनली। मिस्टर चिप्स पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, अपनी बात का इजहार नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे। उसके बाद मिस्टर चिप्स ओपनली अपनी बात एक्सप्रेस करते थे, अपने इमोशंस, एंड लाफ और हंसना स्टार्ट हो गए थे मोर ऑफन, ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली ए ईयर आफ्टर देयर मैरिज, उनकी शादी के 1 साल बाद कैथरीन डाइज गिविंग बर्थ, कैथरीन बच्चे की पैदाइश के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। दैट सेम डे देयर इनफेक्ट सन आल्सो डाइज, उसी दिन उनका जो नौमूलूद बच्चा है उसकी भी डेथ हो जाती है। मिस्टर चिप्स डॉवटेल्स इनटू ए डिप्रेशन, मिस्टर चिप्स एक किस्म के डिप्रेशन में आ जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। बट रिकॉलिंग कैथरीन्स बॉय
बट रिकॉलिंग कैथरीन्स बॉयनेट स्पिरिट, लेकिन जब वो कैथरीन की बॉयनेट स्पिरिट को रिकॉल करते हैं, उसकी चेयरफुलनेस को याद करते हैं, तो वो दोबारा जिंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। द लव ही हैड फॉर कैथरीन ही चैनल्स, चैनल्स का मतलब ट्रांसफर्ड्स टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, और जो मोहब्बत उनके दिल में कैथरीन के लिए थी, वो मोहब्बत उसको अब उसमें स्टूडेंट्स की मोहब्बत को वो ले आते हैं। ओके, चिप्स लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स ने 1913 में रिटायरमेंट दी थी, उस वक्त उनकी एज 65 ईयर्स थी, और इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। When मिस्टर चिप्स रिटायर्स, जब मिस्टर चिप्स रिटायर हो गए, ही मूव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो सड़क के पार फ्रॉम ब्रुकफील्ड से सड़क के पार एक घर था, उन्होंने वहां पर वो शिफ्ट हो गए किराए के कमरे में, टू कीप इन टच विद ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि वो जो ब्रुकफील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड रहे। ही आल्सो इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू द न्यू अराइवल्स, उन्होंने जो न्यू अराइवल्स थे उनको भी उनसे भी अपने आप को मुतारिफ करवाते थे। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन स्ट्राइक्स, जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी। ही रिटर्न्स एज ए टीचर, तो वो उन्होंने दोबारा ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन भी आप से पूछा जा सकता है, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स रीज्वाइन ब्रुकफील्ड, कि मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को दोबारा रीज्वाइन क्यों किया, कब किया, तो ये बात भी याद रखनी है। तो जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी, तो मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया था दोबारा से। मच ऑफ द फैकल्टी हैज़ गॉन ऑफ टू फाइट द वॉर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फैकल्टी है, फैकल्टी स्टाफ को कहते हैं, वो जंग लड़ने चला गया था। Mr. Chips is deeply Mr. Chips is deeply hurt throughout the war when he hears about the deaths of many his former students. अब मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा जब वो जंग के दौरान उनको ये खबरें मिलती रही कि उनके जो साबका स्टूडेंट्स हैं, फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी जंग के दौरान वो मारे गए हैं, तो मिस्टर चिप्स इससे बड़े दुखी हो जाया करते थे। इससे पता चलता है मिस्टर चिप्स एंटी वॉर थे, वो जंग के हक में नहीं थे। ओके, देन मिस्टर चिप्स डेथ, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब नियर डेथ मिस्टर चिप्स ओवरहियर्स का मतलब है सुनना। ए कोलीग से डैट इट वाज ए पिटी मिस्टर चिप्स वाज नेवर ए फादर। ओके, जब मिस्टर चिप्स अपने डेथ बेड पर हैं, मरने के करीब हैं, नींद बेहोशी की हालत में हैं, तो उनके ज़ाहिर सी बात है उनके बिस्तर के करीब चंद लोग जमा हो जाते हैं। डॉक्टर मैरीवेल एक करैक्टर है, उसके बारे में भी आपको पता, वो मिस्टर चिप हर 15 दिन बाद डॉक्टर मैरीवेल आया करते थे मिस्टर चिप्स का चेकअप करने के लिए, और मिसेस विकेट जो उनके साथ रहती थी, और एक और ब्रुकफील्ड के हेड थे उस वक्त। अब जो हेड थे वो तो नए आए थे, वो मिस्टर चिप्स के बारे में नहीं जानते थे, तो वो मिस्टर चिप्स को जब इन हालात में देखते हैं तो वो कहते हैं कितने अफसोस की बात है कि मिस्टर चिप्स कभी बाप नहीं बन सके। तो ये चीज़ ना मिस्टर चिप्स उस वक्त नींद बेहोशी की हालत में होते हैं, ये सुन लेते हैं, तो वो उसको कहते हैं ही करेक्ट्स हिज फॉर्मर पीयर जो उसके उनके साथ काम करने वाला होता है, उसको उसकी इस्लाह करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। ही हैड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन ओवर द ईयर्स, के कई सालों से उसके हज़ारों बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं। मिस्टर चिप्स कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मेरे बहुत से बच्चे हैं और सारे के सारे लड़के हैं, ठीक है। और इसी दौरान वो अपनी आंखें बंद करते हैं और बच्चों के फिर नाम उनके माइंड में आते हैं, वो नाम लेते हैं, उनके चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है जब वो बच्चों का नाम लेते हैं, तो इसी दौरान उनकी आंखें बंद हो जाती हैं एंड ही डाइज, और वो अपनी नींद सो जाते हैं। व्हेन ही शट्स हिज आइज एंड डाइज ही गेन्स सोलैस का मतलब पीस, सुकून, इन थिंकिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स, जब वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो नॉवल है वो ख़त्म होता है, और ये लेक्चर आज का यहाँ तक ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।